इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम कुछ भारी भरकम लीगल जार्गन को हटाकर सीधे उस टूलकिट की बात करेंगे जो किसी भी ब्रांड के सर्वाइवल के लिए बेहद ज़रूरी है। हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे इनोवेटर्स अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और फिर एक मजबूत कानूनी ढाल से उसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो आइए इस रोडमैप पर एक तेज नज़र डालते हैं। हम 5 हिस्सों में बात करेंगे: पहचान की ताकत, फिर आर सिंबल की तलाश, रिजेक्शन का माइनफील्ड, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और आखिर में द बैटलफील्ड। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। 1. पहचान की ताकत यानी बर्थ ऑफ अ ब्रांड। देखिए, अगर सेक्शन 2(1) ZP की लीगल लैंग्वेज को थोड़ा सिंपल बनाएं तो ट्रेडमार्क दरअसल एक ब्रांड की मार्केट आइडेंटिटी है। ये एक ऐसा विजुअल सिंबल है जो एक बिजनेस को उसके कॉम्पिटिटर्स से बिल्कुल अलग करता है। इसका बेसिक पर्पस यही है कि कंज्यूमर्स अपनी पसंदीदा चीजें आसानी से ढूंढ सकें और अनधिकृत कॉपीकैट्स को उस पहचान का फायदा उठाने से रोका जा सके। अब सबसे मजेदार बात यह है कि कानून की नज़रों में ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन सिर्फ बिजनेस के नाम या लोगो तक ही लिमिटेड नहीं है। इसकी रेंज आपको हैरान कर देगी। इसमें वर्ड मार्क्स, लोगो मार्क्स, शेप मार्क्स, यहां तक कि साउंड और कलर मार्क्स से लेके कलेक्टिव मार्क्स तक सब कुछ शामिल है। लोगो मार्क्स का ही परफेक्ट एग्जाम्पल ले लीजिए। एप्पल का वो कटा हुआ सेब या नाइकी का आइकॉनिक स्वूश। ये साबित करता है कि एक बहुत ही सिंपल विजुअल डिजाइन भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिंबल बन सकता है। इसके लिए किसी शब्द की जरूरत ही नहीं है। और अगर शेप मार्क्स की बात करें तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। किसी प्रोडक्ट का 3D फॉर्म भी अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन सकता है कि उसकी लीगली रक्षा की जा सके। टॉब्लेरोन का वो फेमस ट्रायंगल सोचिए, या कोका कोला की वो क्लासिक बॉटल। इन्हें देखते ही ब्रांड का नाम तुरंत दिमाग में आ जाता है, राइट? और साउंड्स का क्या? जी हाँ, बिल्कुल। एक यूनिक साउंड भी ब्रांड की सर्विस के लिए लीगल सिग्नेचर का काम कर सकती है। MGM स्टूडियोज के शेर की वो पुरानी दहाड़ या नोकिया की वो क्लासिक रिंगटोन याद है? ये सब ट्रेडमार्क कानून के तहत सुरक्षित हैं। अब आते हैं दूसरे चरण पर। 2. आर की तलाश यानी अपनी ढाल को मजबूत करना। जब एक ब्रांड बन जाता है तो सवाल आता है उसकी प्रोटेक्शन का। कोई भी बिजनेस सिर्फ अपने ऑपरेशंस के थ्रू इनफॉर्मली TM सिंबल का यूज कर सकता है, लेकिन जब बात उस छोटे से सर्कल वाले आर सिंबल को हासिल करने की आती है तो वो एक CS एग्जीक्यूटिव लेवल की पावर अनलॉक कर देता है। ये एक साधारण से नाम को एक अभेद कानूनी किले में बदल देता है। इस रजिस्ट्रेशन से मिलने वाले फायदों को हम रूल ऑफ 3 कह सकते हैं। पहला, एक्सक्लूसिव राइट्स यानी पूरे देश में इस मार्क पर एक मोनोपोली। दूसरा, लीगल प्रोटेक्शन जो किसी भी उल्लंघन के खिलाफ पहली नज़र में ही यानी प्राइमा फेसी सबूत का काम करता है। और तीसरा, बिजनेस एसेट यानी ये एक ऐसी इंटैंजिबल प्रॉपर्टी बन जाता है जिसे रेवेन्यू के लिए बेचा या फ्रेंचाइजी किया जा सकता है। लेकिन एक मिनट, वो कीमती टैग मिलना इतना आसान या ऑटोमेटिक नहीं है। आखिर एक रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों कर सकता है? एक ब्रांड को किन रुकावटों का सामना करना पड़ता है? यहीं से हमारा तीसरा पड़ाव आता है 3 अस्वीकृति की खदानें यानी रिजेक्शन माइनफील्ड से बचना। ट्रेडमार्क प्रोसेस में कानून ने 2 बहुत ही खतरनाक लीगल लैंडमाइंस बिछा रखी हैं। सेक्शन 9 यानी एब्सोल्यूट ग्राउंड्स जो मार्क के अंदर की ही खराबियों पर फोकस करता है, और सेक्शन 11 यानी रिलेटिव ग्राउंड्स जिसका लेना देना पहले से मौजूद दूसरे मार्क्स के साथ होने वाले टकराव से है। उदाहरण के लिए सेक्शन 9 के अंडर एक मार्क फेल हो जाएगा अगर वो सिर्फ प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हो, जैसे डेयरी ब्रांड के लिए फ्रेश मिल्क नाम रख देना, या फिर कोई ऐसा जेनेरिक वर्ड जिसे सभी को यूज करना पड़ता हो, जैसे साबुन के लिए सिर्फ सोप। और हाँ, अगर ये डिसेप्टिव है या धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, जैसे कमर्शियल यूज के लिए रामायण शब्द का इस्तेमाल करना, तो एप्लीकेशन वहीं कैंसिल हो जाएगी। दूसरी तरफ है सेक्शन 11। यहाँ एक मार्क तब फेल हो जाता है जब वो किसी मौजूदा ब्रांड के जैसा दिखता है या सुनने में वैसा लगता है। इमेजिन कीजिए कोई सॉफ्ट ड्रिंक के लिए पेप्सी नाम रजिस्टर करने की कोशिश करे, या फिर ये किसी बहुत ही प्रसिद्ध दिग्गज जैसे गूगल या अमूल का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करें, भले ही उनका प्रोडक्ट बिल्कुल अलग क्यों ना हो। चौथा सेक्शन है 4 स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया यानी मार्क को सुरक्षित करना। जिन लोगों के पास एक यूनिक आइडिया है और जो इन लैंडमाइंस से बच गए हैं, उनके लिए अब IP इंडिया पोर्टल में ऑफिशियली एंटर करने का समय आ गया है। फॉर्म TMA दाखिल करने से पहले 45 का ये नंबर बहुत ही क्रूशियल है। 45 अलग अलग क्लासेस हैं
और हर एप्लीकेंट को अपने विशिष्ट उद्योग की पहचान करनी होती है कि उनका प्रोडक्ट या सर्विस आखिर किस क्लास में फिट बैठता है। ठीक है, चलिए इस रोड मैप को समझते हैं। ये एक बहुत ही लॉजिकल सीक्वेंस है। शुरुआत होती है एक क्रूशियल ट्रेडमार्क सर्च से, फिर एप्लीकेशन फाइल करना, उसके बाद रजिस्ट्रार का एग्जामिनेशन होता है। अगर वहां पास हुए तो पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए इसे पब्लिश किया जाता है, और सब कुछ सही रहा तो फाइनली मिल जाता है रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें काफ़ी पेशेंस चाहिए। अगर कोई एग्जामिनेशन ऑब्जेक्शन आता है तो रिप्लाई के लिए सिर्फ 1 महीने का टाइम मिलता है। फिर ये मार्क पूरे 4 महीने तक ट्रेडमार्क जर्नल में रहता है, ताकि अगर किसी पब्लिक मेंबर को एतराज़ हो तो वो बता सकें। और इस लंबे इंतजार के बाद पूरे 10 साल का एक्सक्लूसिव राइट मिलता है, जिसे आप इनफाइनाइट टाइम के लिए रिन्यू करवा सकते हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से पर। 5, युद्ध का मैदान, ब्रांड की रक्षा। जब बात कोर्टरूम में अपनी टेरिटरी को बचाने की आती है तो कौन सा कानूनी हथियार यूज होगा, ये पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है। रजिस्टर्ड मार्क्स के लिए इन्फ्रिंजमेंट यानी उल्लंघन का सीधा स्टैट्यूटरी उपाय है, जबकि पासिंग ऑफ एक बहुत ही मुश्किल कॉमन लॉ की लड़ाई है, जहां एक अनरजिस्टर्ड मालिक को कोर्ट में अपनी स्थापित प्रतिष्ठा और एक्चुअल डैमेज साबित करना पड़ता है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां हम देख सकते हैं कि कोर्ट्स कैसे सख्ती से कॉपी कैट्स को रोकते हैं। yahooindia.com जैसे भ्रामक डोमेन नेम को डिजिटल स्पेस में शट डाउन किया गया। अमूल्या को अमूल के खिलाफ रोककर डेयरी कंज्यूमर्स को गुमराह होने से बचाया गया। और कोर्ट ने साफ किया कि लिव 52 में लिव वर्ड उस ब्रांड का एक एसेंशियल फीचर है जिसे लिव टी कॉपी नहीं कर सकता। तो आखिर में ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने खड़ा करता है। एक ब्रांड बिजनेस की पहचान जरूर है, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के क्या वो सच में उनका अपना है? इन बेसिक्स को समझने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि एक रूथलेस और कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपनी सबसे वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट को बिना किसी लीगल शील्ड के छोड़ देना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है।